हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर में, जिसके अंदर आज हम लोग चैप्टर 4 को पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। नोट्स मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे तो आपको नज़र आ रहे हैं, और साथ ही साथ आपको पता है आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बिना किसी देरी के करते हैं हमारे चैप्टर 4 के साथ शुरू। पहले हम लोग करेंगे यूनिट 1 के साथ स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट्स। जिसके अंदर सबसे पहली लाइन यहाँ पे जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है, इन इकोनॉमिक्स वी आर ओनली कंसिडर विद एक्सचेंज वैल्यू। सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू के साथ ही हम लोग कंसिडर रहते हैं। मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू प्रोडक्ट मार्केट्स एंड फैक्टर मार्केट्स। दो मार्केट्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट, आपके मार्केट के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो बायर एंड सेलर होगा, प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस होगा, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस होगा, वन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम। ये सारे आपके एलिमेंट्स होंगे आपके मार्केट के। उसके बाद आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। क्या आपका कॉम्पिटिशन का टाइप है, जोग्राफिकल एरिया क्या है आपका, लोकल मार्केट, रेगुलेशन मार्केट मतलब रेगुलेटेड मार्केट है, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। इसके अंदर आप जो है इसको क्लासीफाई करोगे जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे। ये जो रेड मैंने लिखा है ये इसके फर्दर टाइप्स है कि आप कैसे क्लासिफिकेशन करोगे। फिर टाइम के बेसिस पे आप कैसे करोगे, तो वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड। इतना ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं रहता, इसलिए मैंने इधर जो है डीप में इसको कवर नहीं किया हुआ है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपका जो है स्पॉट और कैश मार्केट या फिर फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट इसके अंदर होता है। उसके बाद आ जाते हैं रेगुलेशन के इसके अकॉर्डिंग आपका रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, ये जो इसके बेस पे आप क्लासीफाई करते हो। उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ बिजनेस, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ऐसे आप करते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, जो कि बोलता है द फर्म नीड्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस के जवाब आपके फर्म को देने पड़ते हैं। सबसे पहला, हाउ मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर इन मार्केट सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। दूसरा, इफ वन फर्म चेंजेस इट्स प्राइस विल इट्स मार्केट शेयर चेंज। इफ इट रिड्यूसेस इट्स प्राइस विल अदर फर्म्स फॉलो इट और नॉट। ये 3 क्वेश्चंस आपके फर्म को जो है जवाब देने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। आपके मार्केट स्ट्रक्चर जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी सेलर्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स होते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे ये लोग बेच रहे होते हैं बायर्स को, बहुत सारे बायर्स को। उसके बाद आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट इतना चेंज आता है। तो ऊपर आइडेंटिकल है परफेक्ट में, और मोनोपोलिस्टिक के अंदर आपका डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है, बाकी सब सेम है। उसके बाद आते हैं मोनोपोली के अंदर। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, तो एक ही सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है। इट्स प्रोडक्ट इज नेसेसरीली एक्सट्रीमली डिफ्रेंशिएटेड, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट इधर अवेलेबल नहीं होता है मोनोपोली के अंदर में, जैसे कि इंडियन रेलवेज। उसके बाद आ जाते हैं ओलिगोपोली के अंदर। तो ओलिगोपोली देयर आर फ्यू सेलर्स, बहुत ज़्यादा कम सेलर्स होते हैं जो कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को जो है बेच रहे होते हैं, जैसे कि आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, जियो, एयरटेल वगैरह, ये सारे यहाँ पे ओलिगोपोली के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को अगर आपको याद रहेगा तो हमने पिछले भी यूनिट्स में कवर किया हुआ है, पिछले चैप्टर्स के अंदर में, जिसका फॉर्मूला बनता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। उसके बाद आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ एन आउटपुट। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। उसके बाद आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक एडिशनल यूनिट बेचने से आपका जो रेवेन्यू आया है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। उसके अंदर फॉर्मूला बनता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप चलता है ये अपने को देखना है। MR, AR, TR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड are uniquely related to one another through the formula MR is equal to AR into E minus 1 upon E। यहाँ पे जो है डिनोट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। थस if E is equal to 1, MR is equal to AR into 1 minus 1 डिवाइड बाय 1। ये फॉर्मूला आपको जो है खुद की तरफ से आपको देख लेना चाहिए एक बार। उसके बाद आते हैं इफ़ E इज़ ग्रेटर देन 1, MR विल बी पॉजिटिव, एंड इफ E इज़ लेस देन 1, MR विल बी नेगेटिव। उसके बाद आते हैं बिहेवियरल प्रिंसिपल्स की तरफ पे, जिसके अंदर 2 प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे, जिसके बाद हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल 1। प्रिंसिपल 1 के अंदर क्या होता है, तो अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट। अगर उसके टोटल वेरिएबल कॉस्ट मीट नहीं किए गए हैं फर्म के, तो उसने प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए उसने, अगर उसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है मीट नहीं हो रहा है। और कंपटीटिव फर्म शट डाउन इफ इट्स प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे आपका प्राइस चल रहा है, तो आपके फर्म ने जो है शट डाउन कर देना चाहिए अपने आप को।
उसके बाद आते हैं तीन यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए। इफ़ प्राइस आपका जो एवरेज रेवेन्यू है इज़ ग्रेटर देन मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपका जो मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उससे अगर आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर बट लेस देन मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट, लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है, द फर्म कवर्स इज वेरिएबल कॉस्ट एंड सम बट नॉट ऑल फिक्स कॉस्ट, कुछ फिक्स कॉस्ट भी वो कवर करेगी और वेरिएबल कॉस्ट तो पूरे कवर करेगी और कुछ फिक्स कॉस्ट भी कवर करेगी, लेकिन सारे फिक्स कॉस्ट कवर नहीं होंगे इस सिचुएशन में, पहली वाली। दूसरी सिचुएशन में क्या आ गया, तो इफ प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट, आपका मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट से प्राइस आपका इक्वल हो जाता है, तो फर्म कवर्स बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिर आपके फर्म जो है फिक्स भी कवर करेगी और वेरिएबल कॉस्ट भी करेगी और नॉर्मल प्रॉफिट या फिर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स वो अर्न करेगी। उसके बाद आते हैं तीसरे सिचुएशन के अंदर जिसमें हम लोग देखते हैं इफ प्राइस इज ग्रेटर देन मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट, द फर्म नॉट ओनली कवर्स इट्स फुल कॉस्ट बट ऑल्सो अर्न्स पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, दैट इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी वो यहाँ पे कवर करेगी। तो ये सिंपल से पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा रिलेवेंट है, तो इसको आप लोग एग्जाम से पहले देख के आना, एमसीक्यू में इसके अंदर बहुत सारे चांसेस बनते आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल 2 की तरफ पे, बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स बाय एक्सपांडिंग आउटपुट टू द लेवल वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद आते हैं इसके अंदर एक ही सिचुएशन बनती है, द फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एट द पॉइंट एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट, वहाँ पे ये लोग जो है प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर देंगे। इधर हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। यूनिट 2 अगेन बहुत ज़्यादा छोटा सा यूनिट यहाँ पे रहेगा। यूनिट 2 के अंदर हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, जिसके अंदर सबसे पहले चीज़ हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम प्राइजेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस को हम लोग मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारे 4 पॉइंट यहाँ पे आते हैं, एंड इंक्रीज जो है आपका जो है राइट वर्ड शिफ्ट करेगा आपके, अगर डिमांड में इंक्रीज आता है आपके कर्व को, और अगर डिक्रीज आता है यहाँ पे डिमांड के अंदर तो आपका कर्व जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट मारेगा। एंड इंक्रीज इन सप्लाई, अगर आपका सप्लाई बढ़ता है तो वो राइट शिफ्ट मारेगा, और अगर आपका सप्लाई गिरता है तो वो लेफ्ट शिफ्ट मारेगा। ये बड़ा बेसिक पॉइंट रहता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, जब आपका डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करते हैं, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ता है, बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टन। आपके इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आएगा ये हमको पता नहीं है, अनसर्टन है। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, जब आपके दोनों डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज होते द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेज बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टेन। तो ऊपर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे नीचे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो रही है, और आपका दोनों जगह इक्विलिब्रियम प्राइस तो अभी भी अनसर्टेन है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आगे नीचे और 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए हुए, इफ़ द इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन द सप्लाई, अगर आपका डिमांड में जो है इंक्रीज ज़्यादा आया हुआ है देन द सप्लाई के अंदर जो डिक्रीज आया हुआ है, इफ द इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द डिक्रीज इन सप्लाई देयरफॉर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज। तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों आपका जो है यहाँ पे राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ द डिक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन द इंक्रीज इन डिमांड, आपका जो सप्लाई के अंदर जो डिक्रीज आया है वो ज़्यादा आया है देन जो डिमांड में इंक्रीज आया है, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल फॉल। तो दोनों यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी जो है फॉल कर जाएगी। ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट की तरफ पे, विद गिवन सप्लाई कर्व और डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज एंड ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो है कम होएगी। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, इफ सप्लाई इंक्रीजेज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन डिमांड, अगर आपका सप्लाई जो है इंक्रीज हो रहा है इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द डिमांड, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी लोअर देन द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम एंड द न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी हायर देन आपका जो पुराना रहेगा उससे। तो ये पॉइंट आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ यूनिट 2 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ने जाओगे तो अगेन यूनिट 2 जो है छोटा था, वहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह काफ़ी दिए जाते हैं, ग्राफ्स वगैरह काफ़ी दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और पैराग्राफ्स फॉर्मेट में जो है आप देखोगे मॉड्यूल के अंदर पूरा स्ट्रक्चर करके दे दिया है। तो एंड टाइम में जब अपन रिविजन करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें थोड़ी सी अपनी क्योटिक हो जाती है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे जितना जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है वही मैंने कवर किया हुआ है।
आप नोट्स टेलीग्राम से देख के आराम से उसको रिफर कर सकते हो। उसके बाद आते हैं यूनिट 3 के तब यूनिट 3 के ऊपर में प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। तो ये थोड़ा सा यूनिट हमारा बड़ा रहेगा, इस पर ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा। सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, प्रोडक्ट सप्लाइड बाय ऑल फर्म्स आर आइडेंटिकल और आर होमोजेनियस इन ऑल रिस्पेक्ट सो दैट दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पे सारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, होमोजेनियस होते हैं। एवरी फर्म इज फ्री टू एंटर द मार्केट और टू गो आउट ऑफ इट। एग्जिट और एंट्री दोनों जो है फ्री है, आप आराम से ले सकते हो। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर, दोनों के एंड पे जो है परफेक्ट नॉलेज होगा बायर और सेलर केस में। हैव वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो रहेगा। ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर्स, सारे फर्म यहाँ पे प्राइस टेकर्स होते हैं इंडिविजुअली। इन परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट ऑफ प्राइस टेकिंग फर्म्स एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस आर इक्वल। यहाँ पे आपका जो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर जो आपका फर्म रहेगा उसका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों जो है इक्वल रहेगा। प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट पॉइंट, आपका जो प्रॉफिट है मैक्सिमम रहेगा। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इफ मार्जिनल रेवेन्यू is greater then there is always an incentive for the firm to expand its production further and gain by selling additional units। अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है तो आपके फर्म के पास एक इंसेंटिव है कि वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा यूनिट्स बेच करके जो है आपके लिए जो है एक्सपांड कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन को फर्दर और सेल कर सकते हैं अपने एडिशनल यूनिट्स। इफ़ एम आर इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, आपका मार्जिनल रेवेन्यू अगर कम है आपके मार्जिनल कॉस्ट से, द फर्म विल हैव टू रिड्यूस द आउटपुट सिंस एन एडिशनल यूनिट्स एड्स मोर टू कॉस्ट देन टू रेवेन्यू। ऊपर हम देख रहे थे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा था, हम लोग एडिशनल यूनिट्स बेच रहे थे, रेवेन्यू बढ़ रहा था। यहाँ पे हमारा क्योंकि अगर मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा था, अगर यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है, तो हमारा जो है वो एडिशनल यूनिट जो हम बेच रहे हैं वो रेवेन्यू तो ला नहीं रहा है लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़ा रहा है। उसके अंदर आ जाते, उसके बाद आते हैं हम लोग इन अदर वर्ड्स द मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल्ड करके जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मार्जिनल कॉस्ट शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप, आपका जो है पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री इज दैट इट डिपिक्ट्स द फर्म इज अनेबल टू मीट इट्स वेरिएबल कॉस्ट। आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है ये एक पॉजिटिवली स्लोप होना चाहिए और द मार्जिनल कॉस्ट कम इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री इज दैट इट डिपेक्ट्स द फर्म इज अनेबल टू मीट्स इट्स वेरिएबल कॉस्ट। आपका मार्जिनल कॉस्ट का परफेक्टली कॉम्पिटेटिव के अंदर ये डिपेक्ट करेगा कि भाई आपका जो फर्म है वो अनेबल है आपके वेरिएबल कॉस्ट को मीट करने के लिए। आपका जो टोटल प्रॉफिट निकलेगा वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके निकल जाएगा। व्हेन अ फर्म जस्ट मीट्स इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट इट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, हियर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर एवरेज टोटल कॉस्ट। Demand curve faced by a firm under perfect competition is horizontal. Marginal revenue is a horizontal line. Marginal cost is a U-shaped curve. उसके बाद आते हैं हम लोग, इधर परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट खत्म होता है, अब हम लोग आ रहे हैं मोनोपोली मार्केट के अंदर में। फीचर्स देख ले तो 4 ही सिंपल इसके फीचर्स रहेंगे। यहाँ पे सिंगल सेलर रहेगा आपके प्रोडक्ट का, आपका बैरियर्स रहेगी एंट्री के लिए, ऊपर आपका बैरियर और एंट्री और एग्जिट दोनों फ्री थे। यहाँ पे एंट्री के लिए बैरियर्स लगाए हुए मोनोपोली के अंदर में, कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। ऊपर देखा था हमने सारे सब्सटीट्यूट भरे पड़े, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, होमोजेनस है। इधर हेटेरोजेनस कह सकते हो, कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मार्केट पावर यहाँ पे रहती है। 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हुए इन मोनोपोली, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर बोथ नेगेटिवली स्लोप्ड। द स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द वाई एक्सिस, दैट इट कट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन वाई एक्सिस एंड द एवरेज रेवेन्यू इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में वो कट करता है। एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो, आपका एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, बट मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव, वो नेगेटिव भी हो सकता है। If average total cost is greater than average revenue, monopolist will incur losses। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ज़्यादा है आपके एवरेज रेवेन्यू से, तो आपका मोनोपोलिस्ट है वो लॉसेज इनकर करेगा। यहाँ पे हमारा मोनोपोली भी खत्म हो जाता है। अब हम आ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ऊपर में। तो इधर फीचर्स के लिए 3 ही फीचर्स यहाँ पे दिए हुए कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे यहाँ पे, फ्रीडम होगा यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट के लिए, और कोई भी यहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं रहेगा, नॉन प्राइस कंपटीशन यहाँ पे चलेगा। इधर मैंने जो है यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। अब ऐसे सेम टेबल आपको जो है इधर भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, लेकिन मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए थे। जो पॉइंट्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैंने वही पॉइंट्स यहाँ पे डाले हुए। तो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन पे आ जाता है आपका यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट। फिर आपका मोनोपोली में अंदर आपका जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है आपके मार्जिनल कॉस्ट से, और मोनोपोलिस्टिक में भी सेम होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है
दूसरे पॉइंट की तरफ पे, तो प्राइस इज लेस देन द अदर मार्केट फोर्सेस। अदर मार्केट फोर्सेस से यहाँ पे प्राइस लेस होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में। मोनोपोली के अंदर हाई इक्विलिब्रियम प्राइस होता है एंड मोनोपोलिस्टिक के अंदर प्राइस ज़्यादा होता है कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद आते हैं डिमांड कर्व, यहाँ पे इन्फिनिटली इलास्टिक होता है। फिर आपका यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इनएलास्टिक डिमांड कर्व होता है मोनोपोली के अंदर में, और मोनोपोलिस्टिक के अंदर में डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड मोर इलास्टिक डिमांड कर्व यहाँ पे होता है। उसके बाद आते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, फिर से आपका जो टोटल रेवेन्यू है इज अ स्ट्रेट लाइन पॉजिटिवली स्लोप। स्ट्रेट लाइन होता है टोटल रेवेन्यू आपका, टोटल रेवेन्यू का बहुत पॉजिटिवली स्लोप करता है। मोनोपोली के अंदर अगर आप देखो तो टोटल रेवेन्यू कब यू शेप्ड रहता है, एंड सेम आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी टोटल रेवेन्यू कब यू शेप्ड रहता है, यू शेप रहता है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते किधर, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। मोनोपोली के अंदर आप दोनों जगह, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन दोनों जगह आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकते हो। एंड मोनोपोलिस्टिक के अंदर आप जो है कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में नहीं कमा सकते हो, जस्ट लाइक आपका परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एट मिनिमम एवरेज कॉस्ट। आपका जो प्रोडक्ट को जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में। प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट द डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ द एवरेज कॉस्ट आपके मोनोपोली में, और आपका सेम आपका मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी बैठता है कि आपका प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किया जाता है एट द डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ द एवरेज कॉस्ट। उसके बाद आते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज हाईएस्ट एंड प्रोड्यूस एट लीस्ट कॉस्ट। आपका कम से कम कॉस्ट पे यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हाईएस्ट होती है। आपका जो है मोनोपोली के अंदर आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होती है अदर मार्केट फोर्सेस के कंपैरिजन में, एंड यहाँ पे आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम होती है आपके ऑप्टिमल पॉइंट से। हियर देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर में थोड़ा एक्सेस कैपेसिटी भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ हमने एक टेबल भी देख लिया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की तरफ पे कि अलग अलग टाइप्स की ओलिगोपोली होती है। सबसे पहले आता है प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली, जो कि अकर होती है व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजेनस। जब आपका प्रोडक्ट होमोजेनस होता है, जैसे कि आप एग्जांपल में एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ले लो। दिस टाइप ऑफ ओलिगोपोली टेंड्स टू प्रोसेस रॉ मटेरियल्स और प्रोड्यूस इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड एज इनपुट्स बाय अदर इंडस्ट्रीज। जो कि अदर इंडस्ट्रीज जो है यूज़ करती है, वो यहाँ पे जो है बनाए जाते हैं। नोटेबल एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके जो है पेट्रोलियम बन सकते हैं, स्टील बन सकता है, एल्यूमिनियम बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें बन सकती है। डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली का वकर होता है तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड एट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर आपका जो यहाँ पे गुड्स बेस्ड होता है, तो तब आपका डिफरेंशिएटेड या फिर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली बनता है, जैसे कि टैल्कम पाउडर हो गया। उसके बाद आते हैं ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली के अंदर में। तो इन एन ओपन ओलिगोपोली मार्केट न्यू फर्म्स कैन एंटर द मार्केट एंड कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फर्म्स। आपके नए फर्म्स जो है फ्रीली अंदर आकर के जो है कम्पीट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स के साथ में। बट इन क्लोज ओलिगोपोली एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। एंट्री यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट की जाती है, यहाँ पे आप आसानी से एंट्री नहीं ले सकते हो या फिर एंट्री नहीं ले सकते हो। उसके बाद आते हैं कोल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। When few firms of the oligopoly market come to a common understanding or act in collusion with each other, कुछ क्या तो common understanding पे आते हैं या फिर वो collusion में act करते हैं with each other, either in fixing prices और output, और both या साथ मिलते आते हैं और या तो वो prices fix करते हैं या फिर वो output fix करते हैं या फिर वो दोनों चीज़ें fix करते हैं। It is a collusive oligopoly, यानी कि आपने हाथ जो है मिला लिया है एक दूसरे के साथ में। उसके अंदर उसके बाद आता है व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सच एन अंडरस्टैंडिंग। जब आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है अमंग द फर्म्स एंड दे कम्पीट विद ईच अदर, वो लोग आपस में कम्पीट करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज कम्पिटिटिव ओलिगोपोली। तो अगर वो हाथ मिला रहे हैं तो भाई फिर वो कोलिजन हो गया, और अगर वो हाथ मिला नहीं रहे तो वो फिर कॉम्पिटिटिव रहेगा। हाथ किस में मिला रहे तो वो प्राइस वगैरह और आउटपुट वगैरह फिक्स करने में, या फिर दोनों चीज़ें। उसके बाद आते हैं पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल और फुल ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, तो ओलिगोपोली इज पार्शियल व्हेन द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म विच इज कंसिडर्ड और लुक्ड अपॉन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप, जिसको हम लोग लीडर की तरह देखते हैं एक ही फर्म को। द डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर, वो प्राइस लीडर हो गई ऑफकोर्स सी बात है। इन फुल ओलिगोपोली द मार्केट विल बी कॉन्स्पिशियस बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। आपका जो मार्केट जो है वो कॉन्स्पिशियस हो जाएगा बाय एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप।
उसके बाद आते हैं अगले टाइप की तरफ, तो होता है सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, तो सिंडिकेटेड ओलिगोपोली रिफर्स टू दैट सिचुएशन वेयर द फर्म सेल्स देयर प्रोडक्ट्स थ्रू अ सेंट्रलाइज सिंडिकेट। आपका जो है एक सेंट्रलाइज सिंडिकेट होता है जिसके थ्रू ही आपके फर्म जो है यहाँ पे जो जो भी प्रोडक्ट वगैरह है वो बेचते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ सेंट्रल एसोसिएशन फॉर फिक्सिंग प्राइजेज आउटपुट कोटास। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बना देते हैं जिसके साथ ये लोग जो है जिस पे अपने प्राइजेज वगैरह, कोटास वगैरह, आउटपुट वगैरह जो है फिक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली भी हमारा खत्म होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, जो है किंग्ड, प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा गलत हो सकता है, तो किंग्ड डिमांड कर्व हाइपोथेसिस गिवन बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल ए स्विजी। ये आपका एमसीक्यू के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठता है। हेंस इट इज कॉल्ड एट स्विजीज मॉडल, तो इसको हम लोग स्विजीज मॉडल भी बुलाते हैं। फिर और कुछ टाइप की भी जो है मार्केट बनता है, जैसे डुओपोली बनता है। डुओपोली के अंदर क्या होता है, तो दो फॉर्म होते हैं आपके मार्केट में। फिर मोनोपोस्नी बनता है जिसके अंदर आपका सिंगल बायर होता है एक प्रोडक्ट के लिए। फिर आता है ओलिगोपोस्नी। ओलिगोपोस्नी में आपका क्या होता है, स्मॉल मेंबर्स होते हैं ऑफ लार्ज बायर्स एंड इज मोस्टली रिलेवेंट टू फैक्टर्स मार्केट। उसके बाद आता है बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली के अंदर इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ ओनली सिंगल बायर एंड सिंगल सेलर। एक ही बायर होता है और एक ही सेलर होता है बायलैटरल मोनोपोली के अंदर में। फिर उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए। द किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली अज्यूम्स दैट द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू अ प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज। यहाँ पे हम लोग किंग डिमांड कर्व के अंदर ये देखते हैं कि भाई आपका जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है रादर देन प्राइस डिक्रीज। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। फर्म इनकाउंटर्स इट्स शट डाउन पॉइंट व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन और इक्वल टू इट्स प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपके प्राइस से ज़्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा तो फर्म जो है अपना शटडाउन पॉइंट जो है इनकाउंटर कर जाएगी। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू वी नो दैट द फर्म्स आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका जब एवरेज कॉस्ट आपके एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है तो हमको ये पता है कि आपका फर्म जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। उसके बाद आता है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट वी नो दैट द फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व एंड सो देयर विल बी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगी कब होगी, तो जब आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल रहेगा आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर, तो आपकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होगी आपके एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पे जो है प्रोडक्शन हो रहा होगा। उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ जिसमें हम लोग देखते हैं आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है जब आपके एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग अलोकेटिव एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो ऊपर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी था, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट था तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी था, और जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू तो अलोकेटिव एफिशिएंसी बोला जाएगा। एमसीक्यू में जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट अच्छा यहाँ पे जो है खेल सकता है। इसी के साथ मेरे साइड से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था वो मैंने यहाँ पे आपका कवर करवा के ले लिया है पूरे चैप्टर 4 के अंदर में, और यहाँ पे मैं देखूंगा तो विद इन कुछ 20 मिनट्स हम लोगों ने ये पार्ट कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रही है तो आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसे अभी तक हेल्प करी है। आखिरी चैप्टर नंबर 5 अगर मैं दिसंबर 23 के बाद से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना है। जिस भी बच्चे ने यहाँ पे वीडियो एंड तक देखा है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर 5 जो है इंस्टीट्यूट जो है आपके आने वाले दिसंबर 23 के अटेम्प्ट में अच्छे खासे नंबर के लिए पूछने वाला है। इसका एक रीज़न है क्योंकि नया सिलेबस आ रहा है। नए सिलेबस के अंदर में जो है आप देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है पार्ट कवर करने वाला है इंस्टीट्यूट। तो अभी के सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ इकलौता चैप्टर है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है। तो उसके अंदर के जो भी टेक्निकलिटीज़ है वो इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स के लिए पूछ सकता है। तो इसके लिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे चैप्टर 5 की वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अगेन ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे हेल्प कर रहे हो, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।